ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश का वंदना कर दिन के स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य के भांति 5 भागों में प्रस्तुत होता है और इसके पहले भाग का लघु रूप अलग से प्रस्तुत किया जाता रहा है, जो आपके सुझाव के अनुरूप ही है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई जा रही। तो देर न करते हुए संक्षेप में बता दें कि हमने गुरुजनों के आशीष से संक्षेप में अपना परिचय थोड़ा बता दें कि गुरुजनों के आशीष से हम जो डिस्प्ले हो रहे हैं इन विषयों पर शिक्षा ग्रहण की है और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी डिग्री की है। हमारा संस्थान इंटरनेशनल हम इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन अमेरिका से आजीवन सदस्यता प्रमाण पत्र मिला है हमें और ये हमारा ऑफिस टॉप से एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जीएसटी कंप्लायंट है तथा क्यूआरओ द्वारा आईएसओ सर्टिफाइड। तो चलते हैं दैनिक पंचांग। पंचांग में जाने के पूर्व पंचांग की परिभाषा पर थोड़ा ध्यान दें। पंचांग जब भी हमारे जीवा पर आता है तो यह विचार मन में आता है कि पंचांग शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, जबकि यह ऐसा नहीं है। यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल को मजबूत करता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये रही पंचांग की नई परिभाषा। हमारे जीवन में पंचांग की अहम भूमिका होती है। यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल को मजबूत करता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है और जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। तो आइए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और स्वजनों तथा शुभेच्छुओं के बीच में, ताकि उन सबके भी जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो और वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। तो इस अनुरोध के साथ हम ले चलते हैं आपको पंचांग के पहले भाग। आज का दिनांक 10 जून 2025, माह ज्येष्ठ, पक्ष शुक्ल, ताका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 4:58 पर, सूर्यास्त 6:40 पर, सनराइज एट 4:58 AM, सनसेट एट 6:40 PM। दिशा शुल उत्तर है, फिर भी उस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ खाकर यात्रा करें और यात्रा में शुभता लाए। तिथि दिन के 11:35 तक चतुर्दशी, उसके बाद पूर्णिमा। नक्षत्र संध्या 6:02 तक अनुराधा और उसके बाद ज्येष्ठ। योग अपराह्न 1:45 तक सिद्ध, उसके बाद साध्य। करण दिन के 11:35 तक वनिज, उसके बाद मध्य रात्रि 0:27 तक विष्टि भद्रा और तत्पश्चात पौ। ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का नमन कर देखते हैं उनका वास कहाँ है। तो भोलेनाथ आज पहले पल में, जब तक चतुर्दशी तिथि है, भोजन पर है जो कि पीड़ादायक है, और तत्पश्चात वे शमशान में है जो कि मृत्यु तुल्य है। तो दोनों अशुभ है। जय भोलेनाथ, कृपा बनाए रखें। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:22 से 12:16 तक, अमृतकाल प्रातः 6:32 से 8:18 प्रातः तक, रवि जो प्रातः 4:58 से 6:02 संध्या तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:06 से 3:01 तक, गोधूली वेला संध्या 6:39 से 7 बजे तक,
और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:28 से मध्य रात्रि 0:10 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 3:15 से 4:57 तक। गुलिक काल दिन के 11:49 से 1:32 तक। यमगंड प्रातः 8:23 से 10:06 तक। वर्ज मुहूर्त देर रात्रि मध्य रात्रि 0:08 से रात्रि के ही 1:52 तक। भद्रा दिन के 11:35 से मध्य रात्रि 0:27 तक। और आज भद्रा का वास स्वर्ग में है, जो कि शुभ है। यहाँ हम आपको बताते चलें कि आपके उपयोग हेतु, आपके जीवन में शुभता लाने हेतु हमने अशुभ जो काल होता है, राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर आपके उपयोग के लिए, प्रयोग के लिए अलग से हमने प्रस्तुत की है, जिसमें राहु का काल कब लगता है, कब शुभ होता है, कब अशुभ होता है, और राहु काल का साप्ताहिक अवधि क्या है, कब से कब तक लगता है। साथ में साथ राहु काल कब प्रभावी नहीं होता, इन सब पर अलग प्रस्तुति हमने डाला है, वह यूट्यूब पर रखा है, आप उसे जरूर देखें। और उसी अपना जो भी साप्ताहिक योजना बनाएं, उसमें यह सुनिश्चित करें कि राहु काल के समय कोई भी शुभ काम नहीं किए जाए, और ताकि आपके जीवन में शुभता बनी रहे, अशुभता का नामो निशान न। इसी उद्देश्य से हमने राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर आपके उपयोग के लिए रखा है, यूट्यूब जरूर देखें। हम अब ले चलते हैं आपको ग्रहों की आकाशीय स्थिति पर। आज चंद्रमा, कल ही चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ गया, जहां वो नीच की अवस्था में है। तो इस प्रकार यदि हम कहें, मंगल की राशि में दो ग्रह आ गए। सूर्य की राशि में दो ग्रह, जो क्रमशः मंगल देव खुद और केतु देव। मंगल की राशि में शुक्रदेव और केतु देव सूर्य की राशि में, मंगल देव सूर्य की राशि में, शुक्रदेव मंगल की राशि में, और चंद्रदेव मंगल की राशि में। इसी प्रकार बुध देव और बृहस्पति देव बुध की राशि में। शेष ग्रह चंद्रमा को छोड़कर शेष ग्रह की राशियों में एक एक ग्रह है। इस प्रकार मित्र राशि में दो ग्रह, शत्रु राशि में दो ग्रह, सम राशि में चार ग्रह, स्व राशि में एक ग्रह। ग्रहों और नक्षत्रों का संबंध यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह है, शत्रु नक्षत्र में एक ग्रह है, सम नक्षत्र में दो ग्रह है, और अपने ही नक्षत्र में शनिदेव एक ग्रह है। शुक्र और चंद्र, शुक्र चंद्र तथा बुध, ये तीन ऐसे ग्रह हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, ये स्वतंत्र ग्रह है। केतु देव के नक्षत्र में दो ग्रह, मंगल देव के नक्षत्र में दो ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में दो ग्रह। इस प्रकार हम कहें कि शेष ग्रहों के नक्षत्रों में शुक्र चंद्र को, बुध को छोड़कर, जिसके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, एक एक ग्रह है। किसी भी नक्षत्र का, किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन नहीं है, किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। दूसरे भाग में जाने के पूर्व आपको हम ले चलते हैं जून माह में ग्रहों के गोचर की स्थिति। सूर्यदेव 15/6/25 को 6:52 पर वृषभ राशि से मिथुन राशि में आएंगे। बुधदेव 22/6 को मिथुन राशि से कर्क में जाएंगे, और शुक्रदेव 29 जून को वृषभ से मिथुन में आएंगे। बृहस्पति देव 12 जून से 9 जुलाई तक अस्त की अवस्था में रहेंगे। चंद्रदेव 24 जून से 26 जून तक अस्त की अवस्था में रहेंगे। तो ये रहे ग्रहों के आकाशीय स्थिति। जून माह में कोई भी ग्रह वक्री स्थिति में नहीं है। अब आपको ले चलते हैं अपने दूसरे भाग में। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उनके नक्षत्र स्वामी के समूह
नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार कैसा दिन रहेगा, यह हम इस प्रस्तुति से जानते हैं। यह तारा बल पर आधारित है, जो नव तारा चक्र जो अद्भुत पद्धति हुआ करता है, उसी का चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में तारा बल है। तारा बल चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में है, और वास्तव में असली जो कहे कि जो सिद्धांत है या जो विधि है वो नव तारा चक्र की। चूंकि नक्षत्र तारों के मन होते, ग्रहों के मन होते हैं, और ग्रह अपना फल कुछ भी नहीं देते, वे चंद्रमा अपनी अपनी नक्षत्र के अनुसार फल देते हैं। तो ग्रह जो भी नक्षत्र में होते हैं उन्हीं नक्षत्र के अनुसार फल देते हैं। इसलिए नव तारा चक्र पर की विधि अपनाई गई, जिससे हम ग्रहों के कैसे फल होंगे यह निकाले जाए। इस प्रक्रिया में से जातक अपने भविष्य के बारे में, दशा महादशा का फल कैसा होगा, वह खुद जान सकता है। उसके ग्रह जन्म कुंडली में कौन से ग्रह किस भाव में बैठे हैं, ऊपर से देखने में बहुत अच्छा फल दे सकते हैं या बहुत बुरा फल दे सकते हैं, किंतु नव तारा चक्र के अनुसार यदि शुभ फलदायी है तो असली फल शुभ फलदायी है। जीवन के परिप्रेक्ष्य में हम सब विभिन्न लोगों से संपर्क में आते हैं। यदि उनका भी नक्षत्र हमें मालूम है, जन्म नक्षत्र, तो हम उनके साथ कैसे संबंध होंगे यह भी हम निकाल सकते। उसी तरह से पार्टनरशिप बिजनेस अगर कर रहे हैं तो हम सावधान रहेंगे, पहले हम नवतारा चक्र से देखें। तो ये सब नवतारा चक्र की उपयोगिता है। तारा बल जो है उसी का एक रूप है जो कि चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। नवतारा चक्र की उपयोगिता को देखते हुए, सटीकता को देखते हुए, अद्भुत पद्धति को देखते हुए हमने इस पर एक वीडियो डाला है। चूंकि नवतारा चक्र में हमने कहा कि व्यक्ति के संबंध को भी दिखाता है कि आपस के संबंध कैसे हों, तो हमने कोई कुंडली नहीं उठाई, भगवान राम, मां सीता और पवन पुत्र हनुमान की कुंडली उठाई, और आपस में मेल मिलाप किया कि नवतारा चक्र के अनुसार दो सभी के रिश्ते आपस में कैसे, और आप देखने लायक जरूर देखें, समझें इसको नवतारा चक्र पद्धति को, क्योंकि पद्धति का भी विवरण उसमें किया हुआ, कैसे कैसे नवतारा चक्र को देखेंगे। समझने की कोशिश करें, एक बार समझ गए आपके मस्तिष्क में चला गया, आप कभी भी इसका आकलन कर सकते। समझने की कोशिश करें, और आपके आपके सुझाव के अनुरूप नवतारा चक्र पर प्रैक्टिकल वीडियो भी अलग से हमने डाला है। तो चलते हैं, संक्षिप्त परिचय देते हैं नवतारा चक्र पद्धति का। कुल 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन ग्रह 9 ही है। इसलिए 27 नक्षत्रों को 9 ग्रहों से जोड़ने के लिए 27 नक्षत्रों को 3 समूहों में रखा गया, 3 श्रेणियों में बनाया गया। पहला श्रेणी 1 से 9वां नक्षत्र तक हुआ, दूसरा 10वां से 18वां तक, तीसरा 19वां से 27वां तक, और इनको 3 श्रेणी में रखा गया। ग्रहों को महादशा क्रम में रखा गया, और ये उनको संख्या जो दी गई केतु से आरंभ हुई, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, यही 1 से 9 ग्रह बने। चूंकि 27 नक्षत्र 9 ग्रह, आपस का स्वामित्व कैसे दिया जाता है, इसलिए ग्रहों नक्षत्रों को 9 ग्रह नक्षत्र के समूह बने, 3 श्रेणियां बनी, और केतु से लेकर केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, इनको जो दशा महादशा के अनुसार जो क्रम संख्या है उसी क्रम में रखते हुए ग्रहों को रखा गया। और नक्षत्र समूह में से हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुआ, यानी पहला, 10वां और 19वां, उनका स्वामी तो पहला ग्रह केतु देव को दिया गया। और इसी क्रम में चलते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र जो क्रमशः अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती बने, उनका स्वामी तो अंतिम ग्रह 9वां ग्रह बुध देव को दिया गया। और
आप भी देख सकते हैं कि कैसे ग्रहों को का स्वामित्व, नक्षत्रों का स्वामित्व ग्रहों को दिया गया। अब हम आपको फल कैसे निकालते हैं यह दिखाते हैं। फल निकालते समय यह जो फलित नवतारा चक्र है, हमारा आपका जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र समूह के जो स्वामी बने, वहीं से गणना आरंभ की जाती है और वह पहला ग्रह बनता है। यहां आपको याद दिला दें कि जन्म कुंडली में भी जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी जो बनते हैं, उसी महादशा में आपका जन्म होता है और गणना महादशा का भी वहीं से होता है, क्योंकि पिछले जन्म में आपकी मृत्यु भी उसी महादशा में हुई थी। तो इस नवतारा चक्र पद्धति से पहला ग्रह जो होता है वह जो है गणना हम वहीं से करते हैं जो हमारे नक्षत्र स्वामी बनते हैं। और पहला नक्षत्र मिश्रित फल देता है। तीसरा, पांचवा और सातवां जो नक्षत्र स्वामी बनते हैं, ग्रह जो बनते हैं, पहला ग्रह मिश्रित फल देते हैं, शुभ और अशुभ का मिश्रण रहता है। तीसरा, पांचवा और सातवां ग्रह जो देते होते हैं वो विपत होते हैं, अशुभ अशुभकारी होते हैं और अत्यधिक पीड़ा भी दे सकते हैं। और उनकी जो इंटेंसिटी होती है, पीड़ा की जो मात्रा होती है, उसका जो परिमाण होता है, जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे बढ़ता है। यानी जन्म में कम, विपत्त में ज्यादा, तीसरा जो ग्रह बने, पांचवा में उससे ज्यादा और सातवां में उससे इतना ज्यादा कि आदमी को अपने बहुत से चीजों को याद दिलाता है, असह्य पीड़ा हो, यहां तक कि निधन भी व्यक्ति का इसी नक्षत्र में हुआ करता है। तो इस तरह से हम फल को देखते हैं। नैधन्य का मतलब केवल निधन नहीं है, नैधन्य का मतलब ज्यादा पीड़ादायक, इसका कोई उपाय नहीं किया जा सकता, आपको भोगना है वह पीड़ा है। मुहूर्त निकालते समय, जब भी हम मुहूर्त निकालते हैं किसी भी चीज का, चाहे विवाह आदि का, यह सुनिश्चित करें कि जातक या जातिका का जिस दिन हम शादी विवाह कर रहे हैं वह कहीं पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र में तो नहीं है। नवतारा चक्र से जरूर देखें, क्योंकि जब भी मुहूर्त निकालेंगे लोग मुहूर्त निकाल कर दे देंगे कि यह विवाह का मुहूर्त है, लेकिन वह खास दिन उस जातक जातिका के लिए कैसा दिन है यह जरूर देखें। तो चलते हैं अब चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में आज का नक्षत्र कैसा, आज कैसा दिन कह रहा है, संकेत क्या मिल रहा है। तो चंद्रमा आज अनुराधा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो संध्या 6:02 तक वहां तक रहेंगे और तत्पश्चात वे ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, जो क्रमशः शनि और बुध के नक्षत्र में। उस कॉलम को हम पकड़ते हैं और फिर रो को पकड़ते हैं जिस रो से में जो नक्षत्र में हमारा जन्म होता है। उदाहरण स्वरूप यदि हम कहें कि कृतिका के नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, तो जब तक संध्या 6:02 तक साधक हैं, शुभ फलदायी हैं, उसके बाद नैधन्य है, यानी सातवां ग्रह है, सावधान रहना पड़ेगा। वहीं यदि हम कहें कि मेरा अश्विनी या माघा या मूला नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो दोनों भाग मित्र और अति मित्र हैं, आठवां नौवां ग्रह है। हम आपको फलित में यह भूल गए कहने के लिए कि दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होते हैं गणना में वे शुभ फलदायी हो। तो मित्र अति मित्र ये दोनों आ रहे हैं शुभ फलदायी। इसी तरह से यदि हम कहें कि अश्लेषा ज्येष्ठा जैसे नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, तो पहला पक्ष अति मित्र का, उसके बाद जन्म का, यानी बुध के नक्षत्र में यदि जन्म में हमारा हुआ है तो पहला भाग अति मित्र का,
उसके बाद जन्म का, यानी थोड़ी पीड़ा हो सकती है, शुभ अशुभ का मिश्रित फल हो सकता है। तो ये रहे हमारे आज के चंद्रमा का कैसा फल होगा। अभी तक हमने देखा चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उसका फल कैसा होगा। अब आपको तीसरी भाग में ले चलते हैं। चंद्रमा, हाँ, जाने के पहले यह बता दें कि यदि कोई पीड़ा, कोई अशुभता आ रही है तो उसके उपाय क्या है, यह आपके सुझाव के अनुसार हमने संकलन किया है, किंतु इसकी पुष्टि नहीं है। यह जन्म में अगर कोई नक्षत्र पड़ता है और आपको कुछ काम करने हैं तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान कर उसमें शुभता लाए। विपत्त में यदि आपका आज का दिन है तो गुड़ का दान करें, प्रत्ययी में है तो नमक का दान करें, और नैधन्य में है तो उस मुहूर्त को त्याज्य करें, और मजबूरी, बहुत मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। किंतु यह परिहार उपाय अपुष्ट है, इसलिए इसकी प्रामाणिकता हम नहीं कर रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं न ग्रहों की चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार कैसा फल होगा। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है, और चंद्रमा वृश्चिक राशि, जो उनका नीच राशि हुआ करता है, वहां से भ्रमण करता है। यहाँ याद आपको बताते चले कि चंद्रमा आपके जन्म कुंडली में जिस राशि में है उसी से आपको फल को देखना है। तो यदि चंद्रमा वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर या कुंभ राशि में है, यानी आपका यह राशि बनता है, लगन को नहीं देखना है। आपकी चंद्र राशि जो होती है, चंद्रमा जिसमें होता है वही आपका राशि होता है। तो वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि में यदि आपका जन्म हुआ है तो दिन उत्तम होने की संभावना है। शेष राशि वाले पर सावधान रहे, इष्ट देव का प्रार्थना ध्यान रखें। तो अब आपको ले चलते हैं अपनी चौथे भाग में, चौघड़िया ज्योतिष, चौघड़िया मुहूर्त। यह मुहूर्त किसी भी विशेष शुभ काम को करने के लिए किया जाता है। शुभ और अशुभ काल इसमें दर्शाया जाता है। पूजा पाठ, नया काम आरंभ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कभी भी कोई भी काम करना हो, यदि आप चौघड़िया को देखकर करते हैं तो यह बहुत ही सटीक फल देता है। तो आपके शुभता लाने हेतु और चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए, चौघड़िया की उपयोगिता पर हमने एक अलग वीडियो डाला है। और चौघड़िया कब से कब का संबंध के विभिन्न ग्रहों से कैसे है, और कौन से चौघड़िया किस कार्य के लिए उपयोगी होते हैं, तथा कब चौघड़िया का त्याग करना चाहिए, कब यह सुफल देते हैं, इन सब पर एक अलग वीडियो डाला है। ये हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, आप जरूर देखें, आपके लिए ज्ञानवर्धक और लाभकारी होगा तथा उपयोगी भी होगा। संक्षेप में बताते चले कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ साप्ताहिक दिनों के अनुसार, इसलिए हर चौघड़िया का साप्ताहिक दिन से संबंध हुआ। आज का दिन जो दिन होता है वही चौघड़िया से दिन का आरंभ भी होता है। चूंकि हर चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो गया, और हर साप्ताहिक के दिन के स्वामी कोई न कोई ग्रह होते हैं, शासक ग्रह कोई न कोई ग्रह होते हैं, इसलिए हर चौघड़िया का जो ग्रह से संबंध बन गया, और हर ग्रह कोई विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं, इसलिए हर चौघड़िया उन विशेष कार्य को करने के लिए उपयोगी होता है। इन सब का विवरण, हमारा विस्तार से विवरण हमारी प्रस्तुति में, वीडियो जो अलग से प्रस्तुत है। आज का चौघड़िया देखते हैं। आज चूंकि दिन मंगलवार है, रोग चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है और रोग चौघड़िया से दिन समाप्त भी हो रहा है। उसी तरह काल चौघड़िया से संध्या का, रात्रि का चौघड़िया आरंभ हो रहा है, और काल चौघड़िया से रात्रि का चौघड़िया समाप्त भी हो रहा है। दिन का चौघड़िया वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हुआ करता है।
यदि जो भी चौघड़िया वैसे स्थिति में ग्रसित है अशुभता से, तो उसे त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें अशुभता ज्यादा होती है, शुभता का नामो निशान नहीं। वही रात्रि का आज का चौघड़िया 7:57 से 9:15 तक काल रात्रि चौघड़िया, वह ग्रसित है, उसे भी त्याग कर देना चाहिए। तो आज के कुल उद्वेग चौघड़िया दिन के, काल चौघड़िया दिन के, शुभ चौघड़िया दिन के, और रात्रि के लाभ चौघड़िया, ये सब अशुभता से व्याप्त। इसे त्याग कर शुभता लाने का प्रयास करना चाहिए। यह बहुत ही सटीक है, शुभ फलदायी है, इसका उपयोग करें। धन्यवाद। अब आपको हम ले चलते हैं अपने अगले अंतिम प्रस्तुति में, अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहेगा। हमने अपने पिछले सभी वीडियो में बताया है कि अंक ज्योतिष में एकल अंक प्रयोग किया जाता है, और जब भी एक अंक से ज्यादा अंक प्रयुक्त होते हैं, तो उसमें हम उन अंकों को, प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। यदि शब्द मिलते हैं तो शब्दों में प्रयुक्त हुए अक्षरों का अंकीय मूल्य जो होता है, उससे उसे परिवर्तित कर फिर अंक में परिवर्तित कर लेते हैं, एकल अंक बना लेते हैं। जन्म तिथि में 3 तथ्य होते हैं: जन्म तिथि, माह और वर्ष। जन्म तिथि के में प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़ते हैं तो मूलांक बनता है, और बाकी सभी अंकों को यदि हम जोड़ते हैं, जन्म तिथि, माह और वर्ष को, तो भाग्यांक बनता है। मूलांक और भाग्यांक का संबंध यही देखा जाता है ये अंक ज्योतिष में। तो आज का मूलांक 1 होता है, भाग्यांक 7 होता है। 7 जो आज का भाग्यांक है, उनका विषय आज के अंकों से विभिन्न मूलांक वाले लोगों से कैसा संबंध होगा। 1, 10, 19, 28 को जो जन्मे हैं जातक, उनके साथ तटस्थता का संबंध है, सूर्य उनके स्वामी है। 1, 7 का संबंध तटस्थता का है, 2.5 स्टार मिल रहा है, 70 से 80% सफलता का दर होने की संभावना है। ज्योतिष के लिए यह अंक शुभ है। 2, 11, 20, 29 तारीख को किसी भी माह का जन्म है, 2 मूलांक बनता है, चंद्रदेव इनके स्वामी बनते हैं। 2 और 7 का संबंध तटस्थता का है, 2 स्टार मिल रहे हैं, 30% सफलता का दर है। यदि इन्हें जो पूर्वाभास जो होता है, यदि पूर्वाभास के अनुसार ये काम करें, तो दिन उत्तम होने की संभावना है। 3, 12, 21, 30 को जिनका जन्म तिथि है, बृहस्पति जिनके स्वामी होते हैं, दिन उतने अच्छे नहीं होने की संभावना है, क्योंकि 3 और 7 का संबंध शत्रुता का है। फिर भी यदि वह शिक्षा से संबंध हो, हीलिंग से संबंध हो, ऑकल्ट से संबंध हो, तो फिर दिन में जो उत्तमता है, उसकी सफलता दर बढ़ सकती है। 4 मूलांक वाले, 4, 13, 22, 31 जिनका जन्म तिथि है, राहु देव जिनके स्वामी होते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है। 4 और 7 का संबंध मित्रता का होता है, 4 स्टार मिल रहे हैं, 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। दोनों ये जो समूह है ऑकल्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। 5 मूलांक वाले, 5, 14, 23 जिनका जन्म तिथि है किसी भी माह का, बुध देव जिनके स्वामी होते हैं, आपस में संबंध 5 और 7 का तटस्थता का है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। ऑकल्ट के लिए बहुत ही अच्छे है। 6, 15, 24 जिनका जन्म तिथि है, 6 मूलांक है, शुक्रदेव जिनके स्वामी होते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है। यह 6 और 7 आपस में मित्र हैं, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। और उनके लिए यह खास नंबर होता है जो फील्ड में खेले जाए गेम, यदि वैसे से जो भी खेल फील्ड में खेले जाए और प्यार से खेले जाए, यदि उससे संबंध हो, तो उसमें उत्तमता और बढ़ सकती है। 7 मूलांक वाले, 7, 16, 25 जिनका जन्म तिथि है, केतु देव जिनके स्वामी हैं, 7 और 7 का संबंध तटस्थता का है, और स्टार देखिए 1 स्टार मात्र मिल रहे हैं, तटस्थता होते हुए भी 10% सफलता का दर है। मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होने की संभावना है, और भी अवगुण आज हो सकते हैं। 8, 17, 26 तारीख जिनका जन्म तिथि है, 8 मूलांक है, शनि देव जिनके स्वामी हैं, 8 और 7 का संबंध मित्रता का है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 70% सफलता का दर है, और यह ऑकल्ट के लिए फेवरेबल है। 9, 18, 27 जिनका जन्म तिथि है किसी भी माह का, 9 मूलांक होता है, मंगल देव जिनके स्वामी बनते हैं, सावधानी जरूरी है, क्योंकि 9 और 7 आपस में अति शत्रु हैं, 2 स्टार मिल रहे हैं, 30% सफलता का दर है। आज की तिथि 10 है,
और आपको ये बता दें कि किस हमने यह सीरीज आरंभ किया है कि जिस तिथि को आपका जन्म हो, उस तिथि का को बिना एक कल अंक में परिवर्तित कर उसका फल कैसा होगा, उनके बारे में, उनके स्वभाव के बारे में हम अलग से प्रस्तुति कर रहे हैं। तो आज बारी वैसे लोगों की थी जिनका किसी भी माह के 10वें तारीख को जन्म हुआ हो, उनके लिए हमने अलग से प्रस्तुति किया है। कृपया आप उसे जरूर देखें, साझा करें अपने मित्रों परिजनों तथा शुभेच्छुओं के बीच। तो ये रहे हमारी अंतिम प्रस्तुति, और इसके हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इसे साझा करें अपने मित्रों परिजनों स्वजनों के बीच तथा शुभेच्छुओं के बीच में, ताकि उनके भी जीवन में सकारात्मकता का संचार हो, शुभता का हो, और वे भी सफल और समृद्ध। इन्हीं शब्दों के साथ मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम से वंदना करते हुए कि आपका दिन शुभ हो, हम आपसे विदा लेते हैं कल तक की प्रस्तुति के लिए। जय सूर्य, जय मंगल देव, जय श्री राम, जय हनुमान।